हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान tribunehindi.com पे हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश की मीडिया की। मीडिया की बात इसलिए कि देश में मीडिया इस समय चर्चा में है। चर्चा में क्यों है वह आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से देश में एक माहौल बनाने की कोशिश किसी न किसी मुद्दे पर होती ही रही है। जब सरकार को किसी मुद्दे में सवाल करने की बात आती है तो उन सवालों से किस तरह से हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दूर करता रहा है। अभी हाल ही में पुलवामा घटना हुई। पुलवामा घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव का माहौल रहा, उसमें भी मीडिया की जिस तरह की रिपोर्टिंग रही, उसको भी लेकर सवाल खड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कोबरा पोस्ट की वेबसाइट जो अपने स्टिंग ऑपरेशंस के लिए जानी जाती रही है। इस वेबसाइट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसने हमारे देश की मीडिया पर उनके प्रोपेगेंडे हैं उनका खुलासा किया था। शायद आपको याद हो हमारे ही देश की उस मीडिया के बारे में जिस मीडिया ने ऑपरेशन 136 के तहत कोबरा पोस्ट में सब बातों को कबूल किया था। किस तरीके से सांप्रदायिक उन्माद बनाने के लिए, किस तरीके से उस वक्त हमारे देश के मीडिया के जाने माने बड़े नामों ने किस तरह से खुलकर यह बात कबूल की थी कि वो सरकारी प्रोपेगेंडे में शामिल होंगे। किस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व से लेकर हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ जाएंगे। किस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि वो सारी चीजें अब हम देख रहे हैं। दोस्तों, हमने देखा कि जैसे जैसे दो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के करीब आए, पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा जोर शोर से छेड़ दी गई थी। जब ये चुनाव खत्म हुए तो उसके बाद देश में आतंकवादी हमला होता है। पुलवामा में हुए उस आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवानों की शहादत हो जाती है। दोस्तों, सवाल तो होना चाहिए था कि उन जवानों की शहादत की वजह क्या थी। सवाल यह होना चाहिए था कि आखिर सुरक्षा में चूक क्यों हुई। सवाल यहां पर सरकार से होना चाहिए था। वो इसलिए होना चाहिए था कि सरकार जवाबदेह है। हमारे उन जवानों के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। आप क्यों भूल जाते हैं कि देश में एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद होता है। एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसके तहत सवाल बनते थे और सवाल करने चाहिए थे। किससे? देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से। मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। याद करिए उस वक्त जब देश में सन 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था। 26/11/2008 को देश की वाणिज्यिक राजधानी यानी देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ। उस हमले के बाद देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए उस पद के त्याग पत्र दे दिया था। अब हम आते हैं पुलवामा आतंकवादी हमले पर। दोस्तों, हमारे देश में उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ, पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ, पर आपने और हमने देखा इन दोनों आतंकवादी हमले के बाद भी हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अजीत डोभाल कायम रहे। उन्हें सरकार से हटाया नहीं गया, बल्कि उन्हें न जाने किस तरह से और बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में पेश किया गया। उन्हें बताया गया कि देखिए हमारे देश में जेम्स बॉन्ड डोभाल हैं। दोस्तों, मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि एक सैनिक जो अपनी जान की बाजी लगाता है, एक सैनिक जो अपने देश की सुरक्षा के लिए लगातार मेहनत करता है, एक सैनिक जो अपने घर बार से दूर होता है, उसकी जान हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि उस सैनिक के परिवार के लिए भी कीमती होती है। वह कुर्बान तो हो जाता है, वह शहीद तो हो जाता है, पर पीछे छोड़ जाता है एक परिवार, रोता बिलखता परिवार। मैं इसलिए यह सब बातें कर रहा हूं कि 2014 के बाद से हमारे देश में सैनिकों की शहादत का एक बड़ा लंबा आंकड़ा बन चुका है। आप देखेंगे कि 2014 के पहले देश में कितने सैनिक शहीद हुए। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं, जरा गौर करिए। पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ,
हमारे देश के मीडिया ने सवाल नहीं किया, हमारे देश के मीडिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से यह नहीं पूछा कि आप बताइए कि आखिर यह हमला क्यों हुआ, क्यों हमारे देश के सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, पुलवामा हमले के बाद देश में जो माहौल बना, उस माहौल में हमारे देश की सेना ने, वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की। बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान के सेना के प्रवक्ता ने वहां से ट्वीट किया, तो उस ट्वीट के बाद हम पूरे देश का मीडिया बताने लगा कि हमारे देश की सेना ने 300 से 500 आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। मीडिया के इस क्लेम के बाद उस दिन शाम को हमारे ही देश के विदेश सचिव का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा होता है कि हमारे देश की सेना ने हमला किया। उन्होंने यह नहीं बताया कि वायुसेना के इस हमले के बाद कितने आतंकवादियों को मारा गया। यह सारी बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसमें आप जरा गौर से देखिएगा कि किस तरह हमारे देश की इस मीडिया की वजह से देश को शर्मसार होना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके द्वारा फैलाई जाने वाली फेक न्यूज की वजह से, इनके द्वारा यूज की जाने वाली टाइटल्स की वजह से और हेडलाइंस की वजह से देश को कई बार शर्मसार होना पड़ता है। मैं मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं। हम वापस आते हैं कि किस तरीके से जब उन 300 लोगों की आतंकवादियों के बारे में बताया गया कि 300 आतंकवादी मारे गए, उसके बाद हमारे देश के विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि हमें पता चला था कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के द्वारा देश की सुरक्षा खतरा है, वो देश में हमारे देश में आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की और आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया। दोस्तों, यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि विदेश सचिव ने हमें संख्या नहीं बताई थी। संख्या का दावा हमारी इस भारतीय मीडिया की तरफ से किया जा रहा था, जो ना वहां गई, ना उस घटनास्थल में जाकर, ना उन शवों की गिनती की, बल्कि एक और काम, जो एक बहुत ही घिनौना काम हमारी मीडिया की तरफ से किया गया, हमारी सेना के उस एयर स्ट्राइक का वीडियो, एक फर्जी वीडियो बनाकर पेश किया जाने लगा। आज न्यूज ने अपनी जांच में बताया कि किस तरह से एक गेम के वीडियो को सेना का वीडियो बताकर, एयर स्ट्राइक का वीडियो बताकर पेश किया जा रहा था। इतना ही नहीं, यह सब चलता रहा। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान में उस आतंकवादी ठिकानों जहां पर भारत ने हमले किया था वहां पहुंचा। बीबीसी ने ग्राउंड रिपोर्ट की, वहीं ब्रिटेन की बड़ी ही फेमस न्यूज एजेंसी राइटर्स ने भी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट की। राइटर्स ने जो हेडिंग छापी वह हमारे लिए शर्मसार करने वाली है। राइटर्स ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में एक कौवे को मारा, या भारत द्वारा की गई एक एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में एक कौवा मरा। अपने चैनल को मिलने वाली टीआरपी के लिए दोनों ही देश का मीडिया पागलों की तरह व्यवहार करता हुआ नजर आने लगता है। मैं यह वर्ड पागलों की तरह इसलिए यूज कर रहा हूं कि दोनों ही देश में हमने वह सीन देखा कि दोनों ही देश में जो मीडिया था या मीडिया के जो एंकर्स थे वो फौजी वर्दियों के साथ रिपोर्टिंग करने आ जाते हैं। आप देखिए किस तरीके से जो न्यूज रूम है उसे वार रूम की तरह बनाकर पेश किया जाने लगता है। दोनों ही देश की तरफ मीडिया का इस तरह से सो जाना बहुत ही शर्मनाक है। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि दोनों ही देश के बीच में यह जो अभी टेंशन बढ़ी थी, इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल था। मैं देश के सम्मान के लिए मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर मीडिया फेक न्यूज नहीं फैलाता तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो मीडिया है, बीबीसी, राइटर्स, उनके सामने उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके बाद देश को शर्मसार होना नहीं पड़ता। जरा सोचिएगा आप उन न्यूज के बारे में, वह न्यूज जो फैलाई गई और बाद में फेक न्यूज साबित हुई। आप सोचिए कि किस तरह से जब अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा किया जाता है, अभी अभिनंदन भारत आए भी नहीं होते हैं कि हमारे देश में, हमारे देश का जो मीडिया है या हमारे मीडिया में बैठे वो लोग जो अपने आप को एसी के रूम में या एसी वाले कमरों में बैठकर बहुत बड़ा जंगी मैदान में लड़ने वाला जंगजू समझने लगते हैं, वो अपने आप को सैनिक
से कंपेयर करने लगते हैं, वो लोग जो जंग जंग चिल्ला रहे होते हैं, अभिनंदन के आने के पहले ही डर गया पाकिस्तान, डर गया इमरान खान जैसे लफ्जों का उपयोग करते हैं। सोचिए अगर इन शब्दों को वो अपने दिमाग में लेकर अगर अभिनंदन की वापसी में अड़ जाता पाकिस्तान, तब आप और हम क्या करते? सोचिएगा, यह सारी बातें कूटनीतिक स्तर पर सोची जाती हैं, यह सारी बातें देश के सम्मान के बारे में सोची जाती हैं। अगर आज अभिनंदन भारत नहीं आ पाते तो आप और हम क्या करते? क्या आपने दो पड़ोसी देशों के झगड़े को आस पड़ोस में रहने वाले मकान मालिकों या मकान के लोगों से होने वाले मामूली तनाव और नोक-झोंक के जैसा समझ रखा है? दो देशों का संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर में कई चीजें तय करता है। जरा सोचिएगा, यह सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि देश का सम्मान हमारे देश की मीडिया के कारण न जाने कितनी बार खराब हुआ। अब मैं आपकी नजर आज की उस न्यूज की तरफ ले जाता हूं। फेक न्यूज सिर्फ देश की जनता को खुश करने के लिए, देश की जनता को सिर्फ यह दिखाने के लिए कि देखो ये हो गया, मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आप सोच रहे होंगे कौन सी न्यूज? जी हां, उस न्यूज की तरफ आतंकवादी मसूद अजहर की मौत की फर्जी खबर। यह खबर फर्जी क्यों है? वो इसलिए फर्जी है कि बिना पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया के क्लेम के हमारी मीडिया ने या अंतरराष्ट्रीय मीडिया के क्लेम के हमारी मीडिया ने क्लेम करना शुरू कर दिया। पत्रकारिता का एक उसूल है, उस उसूल में यह नापा जाता है, यह देखा जाता है कि आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात पेश कर रहे हैं, वह उस जगह जहां घटना हुई है, उस घटना में उसके गवाह कौन है, उसको किसने कवर किया है, किसने, आखिर आपके पास सूत्र है कौन? आप जिन सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं वह सूत्र कौन है? अंतरराष्ट्रीय स्तर का मीडिया, ब्रिटेन का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, या खुद वहां का पाकिस्तानी मीडिया, या आप खुद स्वयं उस खबर को कवर करने गए थे? यह सारी बात मैं कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि देश इस समय फेक न्यूज के बड़े गुबार के तले दबता जा रहा है। वह फेक न्यूज इसलिए ताकि उन फेक न्यूज से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाया जा सके। दोस्तों, हमारे देश का मीडिया बहुत ही अपने स्तर को गिरा चुका है। रविश कुमार एनडीटीवी के बहुत ही फेमस एंकर हैं। उन्होंने देश की इस मीडिया के गिरते स्तर पर एक लेख लिखा और कहा कि अगले 2 से 2.5 महीने के लिए आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। आज मैं भी उन्हीं की बात को दोहराता हूं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, इसलिए कि देश का सम्मान बचा रहे, लोकतंत्र बचा रहे। दोस्तों, अगली बार मैं आपके सामने अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी के बाद इस पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है और किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इनका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। YouTube पर टाइप करें ट्रिब्यून हिंदी और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन